नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। आज मातृभाषा दिवस है और उत्तराखंड की गढ़वाली जो भाषा है मातृभाषा, उसके लिए धाद संस्था का जो है बड़ा योगदान रहा है। उसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी हैं लोकेश नवानी जी, वो हमारे साथ हैं। आइए गढ़वाली और तमाम जो उनके प्रयास रहे हैं गढ़वाली भाषा के उत्थान के लिए, उन सब पे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद लखेड़ा जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जी। दुनिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दबाव के कारण और बाजार के प्रभाव से कई भाषाएं समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में जो दुनिया की भाषाएं हैं जो हजारों साल के कालक्रम में बनती हैं, भाषाएं संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। उनकी अपनी शब्द संपदा है, शब्द सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, एक खूबसूरती है भाषाओं की। उनको बचाना हम सबका दायित्व है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हुआ ये कि बाजार में दूसरी भाषाएं हावी हो गईं, जैसे वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी हावी हो गई। भारत में राष्ट्रभाषा होने से हिंदी का प्रभाव बढ़ गया, लेकिन इस कारण जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं या सहभाषाएं थीं, उनकी उपेक्षा होने लग गई और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगी। इसका जो प्रभाव पड़ा, जो हमारी भाषाएं हैं उनके बोलने वाले निरंतर कम हो रहे हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में इस समय 2500 भाषाएं हैं जिनमें जो दुनिया के कोनों में विभिन्न कोनों में बोली जाती हैं। उससे भी ज़्यादा वे संकट की ओर बढ़ रही हैं। इसमें भारत की 196 भाषाएं भी हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है, और उनमें उत्तराखंड की सभी भाषाएं शामिल हैं कि जो आने वाले कुछ वर्षों में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ये इस दिन की प्रासंगिकता है या इसका महत्व है कि हम ऐसे समय पर अपनी भाषाओं की चर्चा करें। सर, जो आप कह रहे हैं ये प्रासंगिकता है, आज वक्त की ज़रूरत भी कि हम इन सब चीज़ों पे बातें करें। आपके भी लंबे दौर से प्रयास रहे हैं, तो किस तरीके से धाद संस्था काम कर रही है और अब तक करती आई है और क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, धाद का जो जन्म हुआ था एक पत्रिका के रूप में हुआ था। ये पत्रिका फरवरी 1987 में शुरू हुई थी। हम कुछ साथियों ने मिलकर की थी। बाद में इसका केंद्र देहरादून हो गया। ये इसका 36वें साल में प्रवेश है। धाद ने कल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो आयोजन किया था 20 तारीख को ही कर लिया था। इसकी वजह यह है कि धाद के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह काम करते हैं और लोगों को सुविधा भी रहती है, इसलिए इसका आयोजन कल हो गया था। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है भाषा की मौलिकता, भाषा की खूबसूरती। भाषा एक ज्ञान भी है और वो वाला ज्ञान है जो मनुष्य को सीखने के लिए सबसे जरूरी है। भाषा एक माध्यम है अभिव्यक्ति का, उसमें बहुत कुछ सुंदर रचा जा रहा है और बहुत मौलिक भी है। हम चाहते हैं कि हमारी भाषाओं की ये सुंदरता बची रहे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो कल्चर है, जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीरी भाषा की बात करते हैं तो कश्मीरी संस्कृति या कल्चर उससे जुड़ता है। गुजराती की बात करते हैं तो गुजराती का कल्चर उसकी भाषा से जुड़ता है। ऐसे ही जो पहाड़ की भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी इत्यादि भाषाएं, वो एक कल्चर का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों बना, ये समझने की बात है।
जो भाषाई चेतना है, भाषा एक आस्था की तरह, भाषा और कल्चर मनुष्य के भीतर एक आस्था की तरह मौजूद रहते हैं। जैसे आस्था हमारे अंदर घुस जाती है, बैठ जाती है, इसी तरह भाषाएं और कल्चर भी हमारे अंतर्मन में कहीं गहरे पैठ बना लेता है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर उसके अंत तक उसके भीतर मौजूद रहता है। उसे उससे लगाव होता है, उसे उसके गीत, संगीत, शब्द सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ये जो दौर आया भूमंडलीकरण का, इसके जो तमाम दबाव मैंने आपको बताए हैं, ये जब समाज के कई भाषाओं पर इसका प्रभाव दिखने लग गया और दुनिया की बहुत बोलियां, सहभाषाएं समाप्त होने लग गईं, तो इनको बचाने की बात की जाने लग गई। इसके लिए ये सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी। हर संस्कृति अपने आप में खूबसूरत है। हर संस्कृति के भीतर कुछ बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, त्योहार हैं, विचार हैं। जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड में फुल संग्रांद है, फुलदेई का त्योहार है। ये दुनिया का एक सुंदरतम त्योहार और कॉन्सेप्ट है। हरेला है, घी संग्रांद है। ये हमारी बातें हैं, ये खूबसूरत बातें हैं हमारी संस्कृति की, भाषा की। ऐसी दूसरी संस्कृतियों में बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्कृतियों में ये सब मौजूद हैं। और हमें भाषा को बचाने का मतलब इन सब चीजों को बचाना भी है। सांस्कृतिक विविधता बनी रहे तभी दुनिया सुंदर है। और भाषाएं सोच को गढ़ती हैं, समाजों का निर्माण करती हैं। जो गढ़वाल क्षेत्र में रहता है वो गढ़वाली कल्चर को जिससे से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। कुमाऊं का व्यक्ति कुमाऊनी भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसका फिर एक भूगोल होता है। तो जब हम अपनी भाषा को बचाने की बात करते हैं तो पूरी एक संस्कृति और एक समाज बचता है, क्योंकि भाषा, समाज और संस्कृति तीनों का आपस में गहरा अंतर संबंध है। और इनका जो अपना सौंदर्य है, जो हजारों साल के कालक्रम में एक भाषा, संस्कृति या समाज बनता है, अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो इसे अच्छा नहीं माना गया। इसलिए यूनेस्को ने एक प्रस्ताव पास किया 1999 में कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि ये बात कहाँ से उठी। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तब पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बने थे। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बंगाल था तत्कालीन, उसके विभाजन के बाद बना था, उसका नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान। तो वहां पर जो समाज था वो बांग्ला भाषी था। लेकिन जब पाकिस्तान राष्ट्र बना तो वहां की राष्ट्रभाषा उर्दू हुई, क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक थी। उस समय राजनीतिक जो मुख्य धारा थी पाकिस्तान की, उन्होंने उर्दू को बनाया। लेकिन उर्दू को अपनाने में बांग्ला भाषियों को थोड़ी बात हजम नहीं हुई, जिसे कहते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बंगाली हैं या बांग्ला हैं, बांग्ला हमारी भाषा होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय क्योंकि पाकिस्तान का समाज हमसे अधिक रूढ़िवादी रहा है, उसने कहा कि नहीं, उर्दू रहेगी। तो इसके खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन हुआ, छात्रों ने किया, और इस सन 52 की बात है। तो उन्होंने जब वो फरवरी में हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। उसके खिलाफ, उर्दू के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उससे बांग्ला का जो, जिसे कहते हैं कि उपराष्ट्रीयताएं, राष्ट्र के अंदर भी जो सांस्कृतिक अस्मिताएं होती हैं, वो नेशनलिटीज होती हैं। तो उन्होंने उसको जोर मार गया। जब उनके कुछ छात्र मारे गए थे उस समय, तो ये आंदोलन भड़क गया
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश का बाद में निर्माण हुआ उसके भीतर भी यही भावना काम करती रही। तो उस आंदोलन में जो लोग मारे गए उनकी याद में ये माना गया कि हर समाज की अपनी भाषा और कल्चर होती है, भले ही वे एक ही धर्म के लोग रहे हों, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर भी उनमें भीतर विभाजन रहता है। तो अंततः गत्वा दुनिया में इस बात को माना गया कि व्यक्ति की जो सांस्कृतिक धरोहर है, भाषाई धरोहर है या सामाजिक स्वरूप है, उससे छेड़छाड़ न की जाए और दुनिया की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बनी रहे। इसलिए यूनेस्को द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का एक विचार बनाया गया। और इस विचार का जब उन्होंने प्रस्ताव पारित किया तो इसे धाद ने भी मनाना शुरू किया। वो इसलिए किया, धाद उत्तराखंड की भाषाओं पर काम करती है। शुरू में धाद ने गढ़वाली पत्रिका प्रकाशित की थी, धाद की, और उस पत्रिका का उद्देश्य भी यही था कि जो हमारे भीतर भाषाई चेतना है, सृजन है, भाषा की जो मौलिकता है, हमारे शब्द हैं, हमारे गीत हैं, हमारी कविताएं हैं, इन सब का प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसको बचाए रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में अनुपम है। हम जिसे दूध बोली कहते हैं, यानी माँ की भाषा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता हो, उसका पहला संवाद माँ से होता है। माँ जो भाषा बोलती है, जिस भाषा में बच्चे से संवाद करती है, जिस भावना से संवाद करती है, जिन शब्दों से संवाद करती है, वे हमारी मातृभाषा हैं। और मैं समझता हूं कि हर भाषा का, चाहे हम बोली कहें, सहभाषा कहें या भाषा ही कहें, सबका एक व्याकरण होता है, क्योंकि व्याकरण के बिना तो कोई भाषा हो ही नहीं सकती। तो हर बच्चा उस भाषा को समझता है और उसका आनंद लेता है। तो धाद ने पहले इसे रचनात्मक आंदोलन का नाम दिया था, बाद में गढ़वाली भाषा आंदोलन का नाम दिया, बाद में हमने उत्तराखंड की सभी भाषाओं को देखते हुए लोक भाषा आंदोलन का नाम दिया, और अभी हमने इसको अब मातृभाषा आंदोलन का नाम दिया। और जो धाद का भाषा आंदोलन है, इसे चलते हुए ये 36वां साल आरंभ हो रहा है। तो अभी तक क्या क्या मतलब मुश्किलें रही हैं इसमें? चाहे जैसे नई अब हम लोग जो है पहाड़ से पलायन हो चुका है कई काफ़ी साल पहले। जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है अछूती है अपनी संस्कृति से। पहाड़ी संस्कृति तो खैर एक अलग बात है, भाषा से भी अछूती है। घर में भले ही मम्मी पापा जो है गढ़वाली भाषा में बोल रहे हैं, हम लोग खुद की बात करें, अपनी बात करें, हमें समझ में आती है, लेकिन बोलने में कहीं ना तो अगर हमारी इच्छा भी है तो फ्लुएंसी नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी झेपते हैं। तो आपका क्या सजेशन है, किस तरीके से मतलब वो भाषा को जो है पकड़ सकते हैं अपनी? देखिए, या आगे नई पीढ़ी को आगे बिल्कुल। ये तो संकट वाली बात है कि भाई हमारी जो भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो तो भाषा को भूल ही जाएगी। हाँ, अब इसके लिए पहला प्रयास तो समाज की तरफ से होता है। तो धाद दरअसल एक समाज का प्रतिनिधित्व करती है। किस समाज का? उत्तराखंड के एक समाज का। तो धाद ये गतिविधि लगातार कर रही है। अब युवा तो कैसे जाए, तो इसको कहते हैं कि बहस खड़ी करना। हमने भाषा पर एक बहस खड़ी की, और जब मैं महसूस करता हूं कि 1987 से पहले भी हम भाषा पर काम करते थे, तो हम लोगों की, जिसे कहते हैं कि गैदरिंग बुलाते थे, सोशल गैदरिंग। उसमें जो कई हजार लोग आते हैं या सैकड़ों लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं, जब लोग आते हैं तो कुछ लोग बहुत गंभीरता से इन प्रश्नों को लेते हैं, जिन्हें संस्कृति में आनंद आता है, संस्कृति को जो इंजॉय करना कहते हैं। जैसे हम बस में बैठे रहते हैं और पहाड़ के गीत आते हैं तो हम इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। दरअसल हर व्यक्ति अपनी भाषा का जो सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, संगीत सौंदर्य, उसको एंजॉय करता है। इसके अलावा भी जो और क्रिएटिविटी है भाषा की, साहित्य की, उसको भी आनंद लेता है, एंजॉय करता है। भाषा को युवाओं तक लाने के लिए हमें ये सब गतिविधियां करनी चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है। जब हम निरंतर करेंगे तो
युवा इससे आकर्षित होंगे और उसकी ओर झुकेंगे। इसी तरह जब हमारी एक्टिविटीज हुई, जैसे समाज कोई काम करता है तो इसका दबाव सरकार पर पड़ता है। जब हमने गतिविधि की थी तो सरकार का ध्यान इस पर विशेष नहीं था, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो सरकार के ध्यान में ये बात गई। हमारे काम करने के साथ ही बहुत लोगों ने भी अपने अपने जो संगठन थे वो किए। हमने गढ़वाली में बहुत सारे कवि सम्मेलन किए, उस समय भी उसमें भी लोग आए, जुड़े, और बहुत अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी संस्थाएं इसके बाद स्थापित हुई जिन्होंने इस एजेंडे पर काम किया, और अंततः गत्वाए सरकार के एजेंडे में आ गया है। कुछ आवाजें उठने लग गई हैं, यहाँ तक कि सरकार ने इसके लिए एक अकादमी भी बनाई थी जो गोपेश्वर में अभी बन नहीं पाई, लेकिन इसको कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है। यानी कि सरकार के माइंड में ये बात है कि इन भाषाओं के लिए कुछ करना है। इसमें समाज का जो प्रेशर है वो भी बना हुआ है, और सरकार के दिमाग में भी ये बात है जो नई सरकारें आएंगी तो कुछ इसमें बेहतर कदम होंगे। इसके साथ ही साथ सरकार जो काम करती है, इस भाषाओं को सरकार के संरक्षण की जरूरत होती है। बहुत लोग गढ़वाली में लिखते हैं या कुमाऊनी में लिखते हैं या जौनसारी में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उनकी मातृभाषा, उनका उससे लगाव है, अटैचमेंट है। तो इसके प्रतिफल ये होंगे कि भाषा को विस्तार मिलेगा, भाषा को संरक्षण मिलेगा, और समाज के बीच में कहीं जाएगी। दूसरे समाजों का ध्यान भी इस ओर जाएगा कि ये कोई भाषा है। कल इसमें नए तरह के लोग आएंगे, नए तरह से सोचेंगे, और जो वैश्विक लिटरेचर है या कविता है, उस स्तर की सामग्रियां जब हमारी भाषा में होंगी तो ये भाषा के संरक्षण का, विकास का एक चरण है। मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा, पर सरकार को और समाज को इसमें लगातार कार्रवाई करते रहना चाहिए। और मैं बहुत ही आशावान हूं कि हमारी भाषा को कई और स्थानों पर भी स्वीकृति मिलेगी, मान्यता मिलेगी। सर, भाषा और बोली, इन दो मसलों पे हमेशा विवाद रहता कि भाई हम लोग भी जैसे बोलते नहीं, जो हमारी भाषा जो है बोली नहीं है, भाषा है गढ़वाली, ठीक है। लेकिन भाषा की परिभाषा देखें तो उसमें यह है कि भाई बड़े लार्ज स्केल पे बोले जाने वाली हो। लेकिन अब तो हम जैसे खुद की बात करें, हमारी जो पीढ़ी है वही अभी ठीक तरह से नहीं बोल पाती है। तो लार्ज स्केल पे अगर हम उसे ले भी जाएं तो ये कितना मुश्किल नज़र आता है। दूसरा कि ये ज़रूरी है कि हम भाषा या बोली के विवाद में पड़ें, इसके बजाय हम केवल बोली के रूप में ही अपना के उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसका रस लें और उसी में प्रयास करें, तो कैसा रहेगा? देखो, भाषाओं का एक फलक बड़ा तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात उदाहरण देना चाहूँगा। नेपाली भी लगभग गढ़वाली स्टाइल की, बिल्कुल है ना, लेकिन नेपाल देश है इसलिए भाषा बन गई नंबर 1। उसमें भी इतनी विविधताएं हैं, भाषा के मतलब हाँ ये जरूरी, तो ये सब उसमें मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि राष्ट्र बन गया इसलिए नेपाली भाषा हो गई। गढ़वाली कुमाऊनी भी भाषाएं हैं, इनका जो क्षेत्र छोटा है और इनकी जो बोलियां या सहभाषाएं होती हैं वो हैं, लेकिन मूल रूप में इन्हें भले बोलियां बोलते हैं लेकिन ये मूल रूप में भाषाएं ही हैं। क्योंकि बिना व्याकरण के कोई भी भाषा नहीं बोली जा सकती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ जो हम गढ़वाली बोलते हैं उसका व्याकरण है। टिहरी में भी बिना व्याकरण के कोई गढ़वाली को समझ नहीं सकता, उनके अपने व्याकरण है। ये भाषा की सहभाषाएं हैं। और पहाड़ में दिक्कत ये रही कि पुराने समय में जैसे गंगा में कोई आने जाने का साधन नहीं था, समझ लो कई महीने तक हम आर और पार नहीं जा सकते थे। लेकिन जो उस पार के लोग थे, किसके, गंगा के उस पार के लोग, वो इधर की भाषा को नहीं समझ सकते थे और इस पार के लोग उस पार की भाषा को, हमारे बीच में बहुत गैप था। फिर धार जो होती थी, बहुत ऊंची ऊंची धारें, पर्वत श्रृंखलाएं, उनको हम पार नहीं कर पाते थे। एक ही पर्वत श्रृंखला के बीच में सैकड़ों सालों तक या कई वर्षों तक, 20 साल तक, 50 साल तक आवाजाही न होने के कारण हम उस तरह की भाषा को नहीं समझ पाते थे या वो अलग बन जाती थी कई कारणों से।
लेकिन आज जो समय आ गया है, जब दुनिया निकट आ गई है, तो पहाड़ के समाज भी एक दूसरे के निकट आ गए हैं। हमारे शब्द एक दूसरे की बोलियों में आ रहे हैं। समाज आज अधिक समावेशी हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो हमारे धारचूला के लोग हैं या बद्रीनाथ के लोग हैं, वो नैनी डांडा तक जाने में उनकी आफत आ जाती थी, पता नहीं कितना टाइम लग जाता था, रास्ते ही नहीं थे। अब वो समस्याएं नहीं रह गई हैं, हम अधिक निकट आ गए हैं। और ये एक तत्व है कि हम एक दूसरे के शब्दों को समझ रहे हैं। हमारा समाज का जो आपसी समन्वय है वो भी अधिक मात्रा में हो रहा है। तो जब समन्वय हो रहा है तो हम एक दूसरे के शब्द भाव भी ग्रहण कर रहे हैं, तो भाषा में एक रूपता आ रही है। जहां तक मानकीकरण की बात है, मानकीकरण में समय लगेगा, क्योंकि आजादी के बाद आप जानते हैं पहले जो गंगा के लोग सीधे ऋषि के इधर के लोग गंगा से के तट के लोग इधर की सड़कों से उधर जाते थे, पर पहाड़ में अंदर ही अंदर दूसरे पहाड़ी समाज से मिलने में उन्हें बड़ी आफत आती थी, समस्याएं थी परिवहन की। लेकिन आज ये सब चीजें कम हो रही हैं और हम अब जहां भी जा रहे हैं, देहरादून में बस रहे हैं, कोटद्वार में बस रहे हैं, हल्द्वानी में बस रहे हैं, तो एक भाषाभाषी समूह जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के शब्दों को समझ रहे हैं। और ये भाषा के विकास का मैं समझता हूँ एक मतलब आप ये करेंगे बोली की तरफ से हम भाषा की ओर भाषा की मतलब कहना कि जो भाषा तो है ही, बोली भी मूल रूप में भाषा ही है, बिना व्याकरण के तो कोई बोला नहीं जा सकता। लेकिन जो जिसे हम गढ़वाली कह रहे हैं या कुमाऊनी कह रहे हैं, वो एक दूसरे के जो उपभाषाएं उनमें भी हैं या सह भाषाएं बोलते हैं, वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या लोग समझ रहे हैं। पहले जैसे हम बधाण की भाषा को यमकेश्वर वाले समझने में कठिनाई महसूस करते थे, लेकिन अब जब बधाण के लोग और यमकेश्वर के लोग एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के शब्दों को समझ रहे हैं और मूल रूप में वो भी अपने को गढ़वाली कहते हैं, यमकेश्वर वाले भी गढ़वाली कहते हैं। तो इट मीन्स कि एक भाषा के शब्दों विकास भी हो रहा है, एक दूसरों को समझ रहे हैं और उनको ग्रहण भी कर रहे हैं। आज जो गढ़वाली साहित्य लोग लिख रहे हैं उनमें ऐसे बहुत शब्द हमारे बीच में एक दूसरे के द्वारा समझे और बोले जाते हैं। एक दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है, भाई पहले नए गीत आ रहे हैं या और जो तमाम सारे गीत कर रहे हैं, साहित्य कर रहे हैं, उनका तो एक योगदान है। नई पीढ़ी जो है एक नए अंदाज में पेश कर रही है गीत संगीत के माध्यम से, यूट्यूब, सोशल मीडिया और तमाम सारे माध्यमों से। तो उसे किस तरीके से देखते हैं और कितना आसान बीते हैं? हाँ, ऐसा है कि दुनिया में हर क्षण बदलाव होता है, दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। जाहिर है हमारे बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो दुनिया में जो कुछ है उससे कोई अछूता नहीं है, वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। और वो नया सीख रहे हैं तो नए प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्हें रोकना उस टैलेंट को रोकना भी होगा। तो हो क्या रहा है कि जब हम ये सब कर रहे हैं तो नई चीजें आ रही हैं, वो युवाओं को पसंद है। मान लीजिए हम रैप की बात कर रहे हैं, तो जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहा है तो हमारे यहाँ भी कोई प्रयोग कर रहे हैं, मैं इस प्रयोग को बुरा नहीं मानता, लेकिन जो समाज है आम, वो उसको ग्रहण करेगा, जो उसे ज्यादा पसंद आएगा उसको ही ज्यादा गाएगा। तो युवा अगर उसको लोकप्रिय बना सके तो वो आगे जाएंगे, और जो दूसरे गीतकार उस भाषा को आगे ला रहे हैं उन्होंने उसे अपने समय में लोकप्रिय बनाया या बनाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं भाषा के लिए तो अच्छा ही है, भाषा के लिए अच्छा ही है, भाषा का विकास हो रहा है। और मैं बहुत साल पहले भी जब हमने पुरानी बातें 81-82 में कुछ लोग उसके बाद लिखने लग गए थे ऐसे गीत, वो लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कैसेट के या ऑडियो के या वीडियो के उसमें सुरक्षित है, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका आनंद लेता है। और मैं समझता हूँ कि भाषा का भी हमें आनंद लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि ये खराबी है इसमें या कुछ है, एंजॉय करना चाहिए। जैसे हम गीतों को एंजॉय करते हैं, बस में जाते हैं, एक बस में या एक ट्रेन में सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और सब अपनी अपनी भाषाओं के गीत गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो भाषा एंजॉय करें हम सब, और भाषा एंजॉय करने से यानी कि हमारा पार्टिसिपेशन होता है, मन का पार्टिसिपेशन, विचार का पार्टिसिपेशन, शब्द हम तक आते हैं, भाव हम तक आते हैं, वो उपमाएं हम तक आती हैं, तो हम उसका आनंद लेते हैं, तभी तो झूमते हैं हम। तो ये भाषा के पक्ष में ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज नई डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, ये आसान है कि हम लोगों तक पहुंचे, तो बहुत सारी चीज़ों तक बातें, शब्द
विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये भाषा की जो मतलब मजबूत भाषा को मजबूती देने में हमारे लिए काम की चीज़ है। हम लोग जैसे खुद की बात करें तो हमें अच्छा लगता है, मतलब अपनी गढ़वाली बोली तो अच्छी लगती है, मधुर लगती है, काफ़ी मधुरता है, संगीत को भी हम एंजॉय करते हैं। दूसरा, अगर और पूर्वांचल की भाषा की मैं बात करूं तो बड़ी मधुर लगती है। या आप देखें शादी ब्याहों में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है गढ़वाली जो पार्टिसिपेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन को देखें तो गढ़वाली जो शादी हो रही है उसमें जो है पश्चिमी के या हरियाणवी गाने बजते हैं। या मैं खुद यहाँ पे देखूँ देसियों की जो शादी होती है उसमें गढ़वाली गीत बज रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो मतलब यहाँ पे दिखता है कल्चरली हम एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरा, जब बहस आती है बोली भाषा में तो ये कहीं ना कहीं लगती है कि यार मतलब एक डिफरेंस पैदा हो रहा है या वैमनस्य तनाज। तो कैसे हम अपनी बोली का भी विकास करें और जो डिबेट्स जो हो रही हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं एक दूरियां भी ना आए भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। परिप्रेक्ष्य में जो समझने की बात है, देखिए जो सुंदरतम है उस पर लोग झूमेंगे, वो बचा भी रहेगा। तो जो हमें सुंदरतम लगता है संगीत की दृष्टि से, एंजॉय करने की दृष्टि से, उसे हम अच्छा महसूस करते हैं, अपनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे आपने कहा कि किसी देसी की शादी हो रही तो बेडूपा को 12 मासी बजा रहे हैं और उसमें भी झूम रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि बेडू कहाँ पक गया वो 12 मास, पर वो आनंदित हो रहे हैं। ऐसे हम ये जो पंजाबी गाने या उनको एंजॉय करते हैं, हाँ, तो हम उसका आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर ये सवाल है कि भाषा की जो बात है, भाषा को हमने किसी के बीच में दुर्भावना या उसके साथ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ उसको इग्नोर या उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। भाषा सांस्कृतिक विविधता का सवाल है। भाषा एक समय में नहीं, किसी एक कालखंड में नहीं बनी कि 10 साल में बना दी या 20 साल में बना दी। ये सैकड़ों साल के कालक्रम में बनी हुई होती हैं। इसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाषा और संस्कृति के अपराधी हैं। हर संस्कृति मूल्यवान है। हमारी संस्कृति में कई बहुत खूबसूरत चीजें हैं और जिसे हम कुरीतियां बोलते हैं, कईयों की बहुत सारी कुरीतियां हैं, वो भी सांस्कृतिक कुरीतियां, भाषाई कुरीतियां। आप समझ रहे हैं ना। तो जो भाषाओं में और संस्कृतियों में सुंदरतम है उसे दुनिया में ले जाओ बस। जैसे धाद हरेला को दुनिया में ले गई, ये फुल संग्राम को ले जा रहे, उस तरह आयोजन करते हैं ना धाद। भाई सरकार में जो आज हमने मान्यता दिलाने की कोशिश की या उसको एक उत्तराखंड का राज्य पर्व बना या हरियाली का पर्व या पर्यावरण का पर्व के तौर पर हमने स्थापित किया, तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड की एक बहुत सुंदर सी जो परिकल्पना है, सांस्कृतिक अवधारणा है, उसको हमने आम समाज तक पहुंचाने की कोशिश की। पिछली बार हमने 25 शहरों में हरेला मनाया धाद की ओर से, समझ रहे हैं। इस तरह फुल संग्राम भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। फूल संग्राम दुनिया में और संस्कृतियों में फूलों के पर्व हैं। अगर हम इसको दुनिया तक पहुंचाएं तो ये बहुत खूबसूरत संस्कृति का संदेश दुनिया तक जाएगा। हमारे संगीत की कई धुनें फिल्मों में भी हैं। एक मुझे याद है कि ये आम धुन गाते थे पहाड़ में, कांचारे कांचारे, एक ऐसे पुरानी धुन चलती थी। और जो संगीत के विशेषज्ञ हैं ऐसी बहुत सारी धुनों को जानते हैं जो पहाड़ की संस्कृति से निकली हुई है, यहाँ के रागों से निकली हुई है। तो मैं समझता हूँ सुंदरता में दुनिया में बढ़ना चाहिए, हमें भी वहाँ की सुंदरतम चीजें लेनी चाहिए। सांस्कृतिक स्तर पर या भाषा स्तर पर हमें किसी का विरोध करना रूढ़िवादिता है, धृष्टता है, अनुचित है। चलिए, धाद के धाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और संस्कृति और भाषा के विकास में आप सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ऐसे ही हम आपको दिलचस्प इंटरव्यूज और सामने लेके आते रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिए समय साक्ष्य।